चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग 31 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे और 32वां क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ पॉलिटी का हम चालू करने जा रहे हैं। पीछे 2 वीडियो है और हमारे वीडियो में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन ही लाते हैं और आप लोग आराम से देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ये तो आप सभी को याद होगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के और एक पहला क्वेश्चन जो है आपका 32 नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा हम और कुछ बता दें आपको। इसमें क्या था कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अगर कहेगा कि कब अंगीकृत किया गया तो आप लोग को पता होगा 26 नवंबर 1949 हो जाता है। ठीक है, उसमें बोलेगा कब आत्मार्पित किया गया तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। कब आंशिक रूप से लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। भाषा को समझना कि कब क्या दिया जा रहा है भाषा में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ध्यान देंगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ये तो आप सब बना ही दीजिएगा तुरंत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना किसने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने। आप सभी को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिखाया गया है, वो कहाँ से लिया गया है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये सब आपको पता होगा। 1813 का वो चार्टर एक्ट था जिसमें कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार के एकाधिकार को, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी का अधिकार पहले होता था व्यापार करने का, और कोई कंपनियां नहीं आती थी इंग्लैंड के। लेकिन 1813 में क्या किया गया, इंग्लैंड की और भी सारी कंपनियां जितने भी हैं सभी जो हैं सभी के लिए व्यापार खोल दिए गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चाय का व्यापार और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। लेकिन वही आगे चलकर 1833 में क्या होता है कि वो भी इसका पूर्ण रूप से एकाधिकार खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बंगाल में ही 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग और एक कृषक प्रजा पार्टी था, वो दोनों मिलकर के बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, इनका कहना था कि देश की आज़ादी के लिए बनाया गया था, देश आज़ाद हो गया है तो इस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये देखिए 2 ठो इसमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कह रहे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति यानी उसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार, परिणति माने परिणाम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल हुआ, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो 3 ठो हुआ था 30, 31, 32 में, उसके बाद ही तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 का देख लीजिए। देखिए, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो 22 जुलाई नहीं अपनाया गया था, 19 जुलाई अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 जुलाई था। ये नंबर गलत हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ बोल रहा है। ये 21 तो नहीं होता है ना, इसमें तो शायद 24 होता है ना। हाँ, 24 होता है, 24 तिलियाँ होती है। तो अब तीसरा देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखते हैं फिर से। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 21 तिलियाँ सही है। 21 तिलियाँ नहीं, गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये 21 तिलियाँ नहीं है, 24 तिलियाँ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, ये ए नंबर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये ए नंबर जो है यानी कि 1 नंबर जो है बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 22 जुलाई को ही 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। ये 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को आप लोग कमेंट कीजिए कि कब अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ नहीं है बल्कि 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका केवल एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अब दोनों हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल, यह एक गृहीत संविधान है, लेकिन कथन का कारण जो है स्पष्टीकरण नहीं। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य पूछ रहा है दोस्तों? तो इनको लेकर के 7 थे, और अन्य को पूछा जाएगा तो इनको हटा दीजिए, 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप 42 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए 43 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया गया था रफ़ी
अहमद किदवई जी को दिया गया था। ठीक है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर ये ख़त्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसके आगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको देखिए और अपने जानकारी को सुदृढ़ कीजिए। ठीक है, और इसमें जहाँ पर कमी होगा हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।